जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई क्लास में। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियोस से मदद मिल रही है और चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में हम लोग एकदम नए सिरे से जो है नए तरीके से दोस्तों इसको पढ़ रहे हैं और जो है एक कहानी की तरह हम मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरह एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होती है, क्यों होती है, उसका क्या परिणाम होता है। इस क्रम में दोस्तों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक क्या है? 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, 1857 की क्रांति, इस टॉपिक को हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं अगली क्लास में। तो इसकी ये जो 1857 की क्रांति है, जो कुछ भी हुआ, जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, सब कुछ हम देखेंगे। इसके पहले का जो ये टॉपिक है वो क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व। और हमने देखा था यूरोपीय कंपनियों का भारतीय आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारतीय आगमन। हमने देखा कि किस तरह जो है वास्को डी गामा पहुंचता है और उसने जो है समुद्री मार्ग की खोज की और फिर जो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां धीरे धीरे जो है भारत में प्रवेश करती हैं। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेन, ये सब यहाँ व्यापार स्थापित करती हैं। अंग्रेज इस युद्ध में आपस के संघर्ष में जीतते हैं और वो जो है अपना आगे विकास करते हैं, व्यापार करते हैं और धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था की भी जो है पकड़ बना लेते हैं। तो ये क्रम से हमने देखा, इसमें गवर्नर को देखा, गवर्नर जनरल के कार्यकाल को देखा, वायसराय को देखा। तो इस तरह हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता के पूर्व तक जो है जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ जो भी घटनाक्रम है, इन चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों जहाँ से हुआ था, आज उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आज ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं आउटलाइन दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से हम स्वतंत्रता तक पहुँच जाएंगे और हम उसको देखेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ। तो आइए आज पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या? आज हम पढ़ेंगे किसको? लॉर्ड इरविन को। पिछली बार दोस्तों लॉर्ड इरविन तक हो चुका था। हम वायसराय पढ़ रहे हैं दोस्तों और वायसराय के साथ साथ जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो आज किसको देखेंगे? लॉर्ड इरविन। आज जो हम पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन के साथ हम आज़ादी तक चलेंगे और कितने जो है आंदोलन हुए, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ हम समझेंगे। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है दोस्तों 26 से 31 तक है। 1926 से 1931 तक जो है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। अब इस कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ये चीज हमको संक्षेप में देखनी है। सबसे पहले 1928। 1928 में क्या होता है दोस्तों? साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, भारत आता है। अब साइमन कमीशन का विरोध होता है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध होता है और उस विरोध में जो है लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज होता है। लाला लाजपत राय जो है पंजाब के शेर कहे जाते थे। इनकी मृत्यु हो जाती है और ये स्टेटमेंट देते हैं मृत्यु से पूर्व कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी की हर चोट जो है ब्रिटिश ताबूत की कील का काम करेगी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है दोस्तों और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या होता है? 1929 में 1929 में क्रांतिकारी क्या करते हैं? क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है, ठीक है, बम फेंका गया। क्लियर हुआ? ये 29 की घटना है दोस्तों। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 29 में क्या होता है? दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाता है, ठीक है। ये सब हो रहा है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, ठीक है। अब इसी समय क्या होता है दोस्तों? भूख हड़ताल होती है लाहौर जेल में। लाहौर जेल में क्या होता है? लाहौर जेल में भूख हड़ताल होती है जतिन दास की। भूख
भूख हड़ताल, भूख हड़ताल होती है जतिन दास की, जिनको जतिन दास भी कहते थे, जतिन दास। और 64वें दिन क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 64वें दिन इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों। बहुत ही संक्षेप में हम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें छूटेंगी भी, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वही चीज हम जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, मार्च 1931 में क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी भी दी गई। 23 साल की उम्र में जो है भगत सिंह को फांसी दे दी गई। चलिए वो चीज जो है हम देखेंगे बाद में, जब डिटेल में देखेंगे तब उसको देखेंगे। बम इन्होंने जो फेंका था, इन्होंने बोला था कि हम बहरों के कान को जो है आवाज सुनाना चाहते हैं। ठीक है, बहरों को आवाज सुनाने के लिए काम करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। तो चलिए, लाहौर जेल में ये भूख हड़ताल वाला काम होता है जतिन दास के द्वारा, या जतिन दास के द्वारा। 64वें दिन क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। पूर्ण स्वराज, अब पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आता है, ये कब आता है, कब आता है दोस्तों, 1929 में कांग्रेस का, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है। लक्ष्य क्या होता है, पूर्ण स्वराज, वही ये घोषित किया जाता है। ठीक है, और ये डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा, ये निश्चित किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये डेट डिसाइड होती है 26 जनवरी 1930। चलिए इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए 1930 में फिर एक घटनाक्रम होता है दोस्तों। 1930 में होता है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लंदन में आयोजित होता है प्रथम गोल मेज सम्मेलन। ये होता है जो है कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के साथ एक मीटिंग के रूप में होता है कि जो है एक सम्मेलन द्वारा कुछ आगे के निष्कर्ष निकाले जाएंगे, कुछ समाधान निकाले जाएंगे। लंदन में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, भाग ही नहीं लेती। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 हुआ, इसमें कांग्रेस ने क्या किया, भाग नहीं लिया। ये सवाल पूछा जाता है, भाग नहीं लिया। पहले वाले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, 1930 में ये होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 1931 में क्या होता है। 1931 का घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। उन्नीस सौ इकतीस में क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके थे। ठीक है, गांधी जी इस समय क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। तो इसमें शर्त रखी गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया दोस्तों, स्थगित किया गया इस समझौते के हिसाब से। 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसके हिसाब से क्या हुआ, ये जो है आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे जो है जो कालक्रम आता है वो आता है लॉर्ड वेलिंगटन का। इसका लॉर्ड वेलिंगटन
लिंगटन। इसका कार्यकाल क्या है दोस्तों? 31 से 36। 1931 से 1936 जो कार्यकाल है ईस्वी, ये किसका कार्यकाल है? लॉर्ड वेलिंगटन का। आइए देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर शुरू होता है दोस्तों 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर तक इसमें क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्लियर हुआ? क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब की बात है? 1931 की बात है। अब देखिए इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी ने। कांग्रेस ने भाग लिया, ठीक है। प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पे जो है भाग लिया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों? इसमें जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ बातें जो है क्लियर नहीं हो पाई, आपस में सहमति नहीं बन पाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। अब जब ये असफल हो गया, इसके बाद 1932 में फिर से क्या हुआ? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अवज्ञा आंदोलन क्या किया? शुरू कर दिया। क्लियर हुआ? द्वितीय बार जो है क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1932 का घटनाक्रम। 1932 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, वो चीज आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड इसने क्या किया? एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट ये है क्या? ये क्या थी सांप्रदायिक पंचाट? दोस्तों अंग्रेजों की नीति थी कि आपस में फूट डालो इनके बीच और राज करो। तो इनका दो काम था। फूट किसके बीच डाल सकते थे? हिंदुओं में एक उच्च वर्ग था और एक दलित वर्ग था। एक तो फूट यहाँ डालना संभव था और दूसरा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच या फिर और सारे जाति और धर्मों के बीच फूट डालना। तो ये वाला काम इन्होंने यहाँ पर किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट द्वारा। 1932 में इन्होंने क्या किया? दलितों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन जो है व्यवस्था बनाने का प्रावधान। दलितों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन व्यवस्था दलितों के लिए हिंदुओं से अलग निर्वाचन व्यवस्था, मतलब पूरा निर्वाचक मंडल एक अलग होगा जिसमें दलित खड़े होंगे और दलित ही जो है उनको चुनेंगे। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा दलितों द्वारा। निर्वाचक जो है होंगे वो भी दलित होंगे और जो उम्मीदवार होंगे वो भी दलित होंगे। क्लियर हुआ? मतलब एकदम फूट डालने की रणनीति यहाँ पर इसकी थी जो है रैमजे मैकडोनाल्ड की। इसको सांप्रदायिक पंचाट इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अब इसके विरोध में क्या किया दोस्तों? गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ये कहां पर किया दोस्तों? ये कहां पर किया? पूना में जो है आमरण अनशन किया। अब 1932 में दलितों के जो है मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पुरजोर समर्थक थे। तो उनके साथ क्या हुआ? गांधी जी का एक समझौता हुआ। किस चीज का समझौता? इनके बीच एक समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं पूना समझौता। ये हुआ 1932 में। इसके आधार पे गांधी जी ने ये कहा
कि आप अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल अस्वीकार कर दीजिए और हिंदुओं में ही आप आरक्षण ले लीजिए, ठीक है। एक अच्छा खासा आरक्षण लेके हिंदुओं में ही आप शामिल रहिए, ठीक है। पूना समझौता में मेन चीज यही हुई कि दलितों के लिए क्या होगा, दलितों के लिए साधारण सीटों पर ही क्या होगा, आरक्षण, क्या होगा, सीटों का आरक्षण होगा। साधारण सीटों पर ही सीटों का क्या होगा, रिजर्वेशन होगा या आरक्षण होगा। मतलब जनरल सीट रहेगी, सारे धर्मों की सारे जातियों की सीट रहेगी, उसमें जो है हिंदू में जितनी भी सीट रहेगी उसमें कोई विभाजन नहीं रहेगा, उनको जो है अलग से इसमें आरक्षण दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, पूना समझौता, पूना पैक्ट यही था, 1932 में हुआ था, गांधी जी के अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए, ये सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में हुआ था, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। क्लियर हुआ। चलिए, ये हो गया दोस्तों। अब अगली चीज वो आपको जाननी है, फिर से होता है 17 नवंबर और 24 दिसंबर। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर की बात है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है डेट याद रखना, बस ये चीज जान लीजिए। 1932, चूंकि 1932 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, इसलिए डेट अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1932 में फिर से क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ दोस्तों, देखिए, दूसरा असफल रहा था, तीसरे में गांधी जी दूसरे में गए थे कांग्रेस की तरफ से, तो तीसरे में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, ठीक है। देखिए, कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, पहले में और तीसरे में भाग नहीं लिया, तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्लियर हो गया। इवन समझिए कि जो है गांधी जी उपस्थित थे शिमला में, लेकिन नहीं, शिमला नहीं, ये गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी नहीं गए, ठीक है। वो शिमला सम्मेलन की बात थी, शिमला सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, वो हम आगे देखेंगे। तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में और पहले गोलमेज सम्मेलन में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। भारत सरकार अधिनियम, या इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, 1935, ठीक है। इसको भारत शासन अधिनियम कह लीजिए या भारत सरकार अधिनियम, 1935 में आया। और दोस्तों जो है अपने संविधान में जो बहुत सारी बातें वहीं से ली गई हैं, ये एक तरह से जो है काफी कुछ इसमें प्रावधान थे जिसको अपनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब इनका कार्यकाल खत्म होता है लॉर्ड वेलिंगटन का, और कार्यकाल किसका शुरू होगा, लॉर्ड लिनलिथगो का। किसका शुरू होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अब इनका कार्यकाल 36 से 43 तक है, 1936 से 43 तक है। आइए देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ, ठीक है। क्रम से देखेंगे और सारी महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। चलिए, इनके समय में क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली बार चुनाव हुआ, पहली बार चुनाव, इलेक्शन हुआ पहली बार, ठीक है। पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, कांग्रेस जो बहुत बड़ी पार्टी थी, इसने 12 में से 8 प्रांतों में 12 में से किसमें, 12 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली, ठीक है, सरकार बनाई, मतलब काफी अच्छी पोजीशन में थी, ठीक है। कांग्रेस ने सरकार बना ली। अब इसी समय 1939 में क्या हुआ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। एक घटनाक्रम, ठीक है, विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या किया दोस्तों, चूंकि ब्रिटेन जो है इन्वॉल्व था दूसरी विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से बिना पूछे बिना सलाह लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या महत्वपूर्ण व्यक्ति हो या दल हो, किसी से बिना पूछे जो है
कांग्रेस इसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया, मतलब अपनी तरफ से भारत को युद्ध में झोंक दिया। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया और समस्त मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, क्या किया, समस्त मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। चलिए, कांग्रेस ने समस्त मंत्रिमंडलों से भारत को युद्ध में झोंके जाने, युद्ध में बिना पूछे झोंके जाने के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। क्लियर हुआ, सारे मंत्रिमंडलों से। अब आगे क्या होता है दोस्तों, 1939 में एक काम और होता है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं दोस्तों, चंद्र बोस, ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ब्लॉक की स्थापना कब हुई, 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना घटनाक्रम क्लियर हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों इसी घटनाक्रम में होती है 1940 में, जरूर याद रखिएगा, मार्च 1940 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। किसका होता है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1906 में। और पहली बार क्या होता है, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में मार्च में होती है लाहौर अधिवेशन में। किसके लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ बातें और देख लीजिए, पाकिस्तान के जो है, पाकिस्तान की मांग के विषय में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या देखना है आपको, पाकिस्तान की मांग का एक ड्राफ्ट था दोस्तों, कि मतलब इस मीटिंग में जो ड्राफ्टिंग की गई, ये सबसे पहले किसने की, सिकंदर हयात खान ने क्या किया, प्रारूप तैयार किया, प्रारूप या ड्राफ्टिंग की इसने। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रस्तुत किसने किया, फजलुल हक ने। प्रस्तुत किसने किया, फजलुल हक ने। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखिएगा। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, और इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, सिकंदर हयात खान ने, और फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों देखिए, 8 अगस्त 1940 को क्या होता है। अब आगे के घटनाक्रम में 1940 में और क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव। क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव था क्या दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव क्या था, चूंकि कांग्रेस विरोध कर रही थी और लोग विरोध कर रहे थे कि भारत से बिना पूछे भारत को युद्ध में क्यों शामिल किया जा रहा है, तो इसने क्या किया, युद्ध विशेषाधिकार परिषद का प्रस्ताव रखा कि जो है एक युद्ध के बारे में परिषद बनाई जाएगी जिसमें भारतीयों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों का कहना यह था कि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा, अगर भारत सहयोग करता है तो युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भारत में जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, किसमें, अगस्त प्रस्ताव में।
मतलब कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु यही थे। तो अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। अब देखिए, अंग्रेज प्रलोभन पे प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या होता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के बाद मार्च 1942, 40 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 42 में दोस्तों क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन सा मिशन भारत आता है? क्रिप्स मिशन। इसका क्या मकसद था? इसका मतलब भी भारत को कन्विंस करना था विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, ठीक है। क्या उद्देश्य था? भारत को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कन्विंस करना। लेकिन इसका बहिष्कार किया किसने? कांग्रेस और लीग दोनों ने इसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस और लीग दोनों ने क्या किया? इसका क्या किया दोस्तों? बहिष्कार कर दिया, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। अब आगे क्या बात है? आगे जो घटनाक्रम होता है 9 अगस्त 1942 की बात है। कांग्रेस जो है एक बड़ा सा आंदोलन छेड़ती है दोस्तों। 9 अगस्त 1942 की, बहुत हुआ, तंग हो गए, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब फाइनली जो है अंग्रेजों को ये वार्निंग दी गई इस आंदोलन के माध्यम से कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, मतलब कंप्लीटली आप जो है भारत को छोड़ दीजिए, यही विकल्प आपके पास बचा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अब 43 में बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ता है दोस्तों। 43 की घटना है लॉर्ड लिनलिथगो के अंतिम कार्यकाल की। क्या है? बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये हो गए लॉर्ड लिनलिथगो। कौन हो गए दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए, अब इसके बाद हमको जो देखना है दोस्तों, वो क्या देखना है? लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आइए देखा जाए। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद किसको पढ़ना है हमको? लॉर्ड बेवेल को। लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 44 से 47 तक है दोस्तों, मतलब भारत अब आजाद हो जाएगा 44 से 47। बेवेल के समय क्या क्या हुआ? 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। 1945 में क्या होता है दोस्तों? शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कांग्रेस 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। गांधी जी शिमला में उपस्थित रहते हैं, लेकिन शिमला सम्मेलन में नहीं जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी, इसमें मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी कि जो है वायसराय की कार्यकाल, जैसे अगस्त प्रस्ताव में ये भी प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी इसके सदस्यों का विस्तार किया जाएगा, भारतीय सदस्यों का विस्तार किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर शर्त रखी शिमला समझौते में, नहीं शिमला सम्मेलन में, कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी दोस्तों, उसमें जो भी मुस्लिम सदस्य नियुक्त होंगे उनका जो है चयन कौन करेगा? मुस्लिम ही करेंगे या मुस्लिम लीग करेगी, ठीक है। मुस्लिम लीग ही मुस्लिम सदस्यों का चयन करेगी, ठीक है। फिलहाल ये सम्मेलन असफल रहा, क्योंकि जो है उसके अड़ियल रूप के कारण कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। शिमला समझौता सम्मेलन भी फेल हो गया। क्लियर हो गया? शिमला सम्मेलन है, समझौता नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन ये फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1945 में क्या होता है दोस्तों, और क्या होता है? लेबर पार्टी की सरकार आती है, ब्रिटेन में चुनाव होता है, लेबर पार्टी की सरकार आती है, और क्लीमेंट इटली क्या होते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। किस पार्टी के होते हैं वो? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? पहला काम जो लेबर पार्टी का होता है वो क्या करता है? भारत में आम चुनाव
भारत में आम चुनाव करवाए जाते हैं, आम चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। कब? 45 में, 45 में केंद्रीय विधानसभा के लिए और प्रांतीय विधान मंडल के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों चुनाव में क्या होता है। 1945 में क्लीमेंट इटली पहला काम करते हैं, हम चुनाव कराते हैं। 1945 आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस जो है बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बिहार और मध्य प्रांत, यहां पर क्या करती है? कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती है, बहुमत से सरकार बनाती है, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है सभी मुस्लिम सीट जीतती है, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या करती है? बंगाल और सिंध, बंगाल और सिंध कौन जीतता है? मुस्लिम लीग। यहां पर जो है मुस्लिम लीग बहुमत से सरकार बनाती है, सारे मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम जीत जाते हैं। बंगाल सिंध में मुस्लिम लीग सरकार बनाती है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कहां कहां मिलता है दोस्तों? याद रखिएगा, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार और मध्य प्रांत में, ठीक है। इस तरह जो है सरकार बनती है। अब पंजाब में क्या होता है? कांग्रेस, पंजाब में क्या होता है दोस्तों? एक जो है साझा सरकार बनती है, कांग्रेस रहती है उसमें, अकाली दल रहते हैं और कौन रहता है? यूनियनिस्ट। ये मिलके क्या करते हैं? पंजाब में सरकार बनाते हैं। प्रथम आम चुनाव का ये ड्राफ्ट है, 1945 के प्रथम चुनाव की ये ड्राफ्टिंग है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये काम खत्म हो जाता है। अब 1946 में क्या होता है? 1946 में दोस्तों क्या होता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। कौन आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद क्या करता है? 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली क्या कहते हैं कि भारत को हम जून 1948 तक जो है आजाद कर देंगे, मतलब प्रभुसत्ता हम सौंप देंगे भारत को, प्रभुसत्ता हम क्या करेंगे? भारत को जून 1948 तक पूरी तरह से सौंप देंगे। 20 फरवरी 1947 में क्लीमेंट इटली बोलते हैं, ठीक है। चलिए बेबल हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब बेबल के बाद हमको देखना है कि अब आगे का घटनाक्रम क्या होता है। अब भारत को आजादी मिलने के करीब है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। अब हमको पढ़ना है लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक रहता है, ठीक है। जून 1948 तक रहता है। इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, किस लिए? सत्ता हस्तांतरण के लिए गवर्नर जनरल बनाया जाता है, किस लिए? ताकि सत्ता सौंपी जाए, सत्ता हस्तांतरण के लिए, ठीक है। भारत को ब्रिटेन से सत्ता हस्तांतरित करने के लिए इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना घोषित होती है, माउंटबेटन योजना घोषित, माउंटबेटन योजना घोषित होती है 3 जून 1947 को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? फिर देखिएगा, कालक्रम देखिएगा, जरूर याद रखिएगा। 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 में क्या होता है? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत होता है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत होता है, स्वतंत्रता विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? ब्रिटिश संसद में पेश हो गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक।
जिसके हिसाब से दो स्वतंत्र राष्ट्रों की बात कही गई है, भारत और पाकिस्तान। ये घटना है 4 जुलाई की, 4 जुलाई 1947 की। ठीक है, अब अंत में जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, कब आजाद होता है दोस्तों? 15 अगस्त 1947। अब ये तिथि याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी याद होगी। भारत क्या होता है? आजाद हो जाता है। ठीक है, भारत आजाद हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद आपको ये समझना है, इसमें जो सवाल बनता है, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात आए तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? भारतीय गवर्नर जनरल। इसी के साथ गवर्नर जनरल का पद खत्म भी हो जाता है, तो इन्हें जो है प्रथम भी कहा जा सकता है और अंतिम भी कहा जा सकता है। वो कौन होते हैं? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो इसी के साथ भारत आजाद हो जाता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो घटनाक्रम है वो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ दोस्तों जो है हमने कंप्लीट कर लिया यूरोपियों का भारतीय आगमन से लेके भारत की आज़ादी तक। हमने कार्यकाल के माध्यम से देखा कि किसके समय में क्या क्या चीज़ें हुई, और जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, कुछ चीज़ें छूटी हो सकती हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जो कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछी गई हैं उनको हमने समेटा है इसमें। बाकी प्रैक्टिस सेट में जो चीज़ें बची हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि छूटी है या कोई इनकरेक्ट है तो आप जरूर मेंशन करें दोस्तों। और इसी के साथ जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे अगली क्लास से एकदम नया और फ्रेश टॉपिक दोस्तों, 1857 की क्रांति। वहां से अगली क्लास प्रारंभ होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।